हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फंडामेंटल राइट का पार्ट 3। पार्ट 1 में हम लोगों ने आर्टिकल 14 से 18 के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हमने आर्टिकल 19 से लेके 24 तक डिस्कस किया था। आर्टिकल 19 से 22 हमारा राइट टू फ्रीडम है, फिर 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। ठीक है, फिर अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आर्टिकल 25 से हम लोग डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 25 में दिया है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन, मतलब आपको पूरा राइट है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। तो आर्टिकल 25 में जो है वो इंडिविजुअल राइट है, मतलब पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो कर सकता है। ये इंडिविजुअल का राइट है, हर इंसान अपना पर्सनल रिलीजन फॉलो कर सकता है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर, कैसे आप अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो, उसका फ्रीडम है। तो ये आता है हमारा आर्टिकल 26 में, जिसमें कलेक्टिव फ्रीडम दी गई है। कलेक्टिव फ्रीडम मतलब इसमें आप पूरा एक ग्रुप है, जैसे मान लो एक पूरा ग्रुप है मुस्लिम कम्युनिटी का, तो वो उस रिलीजियस अफेयर के लिए कुछ भी कर सकता है। उनके जो रिलीजन के जो फेस्टिवल्स आते हैं उनको सेलिब्रेट कर सकता है, उसका फ्रीडम दिया है। तो ये क्या है, कलेक्टिव फ्रीडम है। ठीक है, दूसरा आता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में क्या है, फ्रीडम फ्रॉम द टैक्सेशन ऑफ अ रिलीजन। आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हो। वो किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 26 में। ये वाला आर्टिकल क्यों आया, क्योंकि जब पहले मुगल्स हमारे यहाँ पे रूल करते थे उस टाइम पे जिजिया टैक्स लगाया जाता था, जो नॉन मुस्लिम्स होते थे, मतलब जो हिंदुओं को अपना हिंदू रिलीजन फॉलो करने के लिए एक टैक्स देना पड़ता था। तो अब वो किसी को ये टैक्स नहीं देना पड़ता। आप कोई भी रिलीजन को फॉलो करो, रिलीजन फॉलो करने के लिए आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए। ये किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 27 में लिखा हुआ है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करने की फ्रीडम आपको आर्टिकल 28 में दी गई है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप अटेंड कर सकते हो, उसकी फ्रीडम आपको है। लेकिन स्कूल कॉलेजेस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती है। कोई भी स्टेट ओन्ड अगर इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी। अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन की ही कोई ब्रांच है, वहाँ बस उसको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है तो वहाँ पे दे सकते हैं। स्टेट ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया है तो भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर वो एड मिल रही है उसको, उस इंस्टीट्यूट को एज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूट, तो भी वहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। लेकिन स्टेट के अंडर में है तो हम वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेज जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, पर जो क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं वहाँ पे वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मदरसा हुआ वहाँ पे वो मुस्लिम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, तो वहाँ पे दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आया हमारा आर्टिकल 29 से आर्टिकल 32। ठीक है, उसमें हमारा पहले तो आएगा आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30। ये जो दो राइट्स है वो आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में। उसमें अभी पहला आर्टिकल 29 है, इसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी के बारे में बताया गया है कि कैसे जो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन ये जो आर्टिकल 29 है उसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों का इंटरेस्ट आ जाता है। इसमें रिलीजियस माइनॉरिटी भी आती है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी आती हैं, और इनको पूरा राइट है कि एजिटेट कर सकते हैं अपना लैंग्वेज का प्रोटेक्शन करने के लिए। मेजॉरिटी की भी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है ना, जैसे अभी संस्कृत लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम। हिंदी जो मेजॉरिटी लैंग्वेज है लेकिन वो बहुत जगह ख़त्म होती जा रही है, लोग रीजनल लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो आजकल स्कूलों में इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, तो बच्चे हिंदी कम सीख पाते हैं, कम बोल पाते हैं। तो उसको बचाने के लिए भी आप एजिटेट कर सकते हो, तो लैंग्वेज का प्रोटेक्शन कर सकते हो। वो किस में है, आर्टिकल 29 में है। दो माइनॉरिटीज़ बताई गई हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। लेकिन जो आर्टिकल 30 है उसमें राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट करने का जो राइट है माइनॉरिटीज़ का, वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ही है। मेजॉरिटी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं क्या कर सकती, इस्टेब्लिश नहीं कर सकती। ये जो राइट है वो किसके लिए, माइनॉरिटी के लिए, ओनली फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए है। आर्टिकल 31 तो डिलीट कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और किस आर्टिकल में डाला है, आर्टिकल 300A बनाया गया है पार्ट 12 में, जिसमें उसको लीगल राइट बना दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो वो याद रखिएगा।
आर्टिकल 32 आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर ये आर्टिकल नहीं होता है तो बाकी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स का कोई सेंस नहीं था। इसलिए BR अम्बेडकर ने इस जो आर्टिकल 32 है उसको बोला है इट इज़ द सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो हमको राइट दिया गया है कि हम डायरेक्टली कहाँ मूव कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए। और ये किस में दिया है, आर्टिकल 32 में दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, वो रिट्स इशू कर सकता है किसके लिए, फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए। वो किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। ऐसे ही सेम आर्टिकल हाई कोर्ट के लिए भी दिया है आर्टिकल 226 में, जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है आर्टिकल 226 के थ्रू। फिर पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो किसी और कोर्ट को भी एम्पावर कर सकता है रिट इशू करने के लिए। किसको दी गई है, P फॉर पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी और कोर्ट को भी एम्पावर कर सकता है रिट्स इशू करने के लिए। ठीक है, तो रिट्स जो हैं वो दो कोर्ट्स इशू कर सकते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट। आर्टिकल याद रखिएगा 32 और 226। ठीक है, अब इनके पावर में डिफरेंसेस है क्या, सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी पावर जो है वो कम है हाई कोर्ट के कंपैरिजन में। कैसे पावर कम है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए। ठीक है, किसके लिए, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए। लेकिन जो हाई कोर्ट की पावर है वो ज़्यादा है, वो क्योंकि फंडामेंटल राइट प्लस अदर किसी भी चीज़ के लिए भी वो रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है, दूसरा टेरिटोरियल एक्सटेंशन। टेरिटोरियल एक्सटेंशन में सुप्रीम कोर्ट जो है उसका हाई कोर्ट से ज़्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू कर सकता है वो पूरी कंट्री में कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है वो सिर्फ विद इन स्टेट कर सकता है। तो इसकी टेरिटोरियल पावर के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा, हाई कोर्ट की कम है, लेकिन पावर में फंडामेंटल राइट इशू करने की पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की कम पावर है हाई कोर्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा हेबियस। अच्छा, जो 5 रिट्स होती है कौन कौन सी होती है, एक होती है हेबियस कॉर्पस, दूसरी है मेंडामुस, तीसरी है प्रोहिबिशन, चौथी है सर्टियोररी और पांचवी क्योरेंटो। इन सब का क्या मतलब होता है वो हम डिस्कस करते हैं। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, अगर किसी को डिटेन कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, हेबियस कॉर्पस नाम की रिट इशू करती है। तो वो जो डिटेन पर्सन होता है उसकी बॉडी को किसके सामने प्रेजेंट करना होता है, बॉडी मतलब पर्सन को प्रेजेंट करना होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब भी पूछ लिया जाता है कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन में कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है टू हैव बॉडी ऑफ, उस पर्सन की बॉडी को प्रेजेंट करो यहाँ पे कोर्ट में, ऐसा बोलता है हेबियस कॉर्पस में। ठीक है, वो प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन के अगेंस्ट में ये हेबियस कॉर्पस लगाई जाती है। दूसरा है मेंडामुस। मेंडामुस में क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कमांड देता है पब्लिक ऑफिशियल्स को कि वो वर्क परफॉर्म करें। ठीक है, कमांड टू डू वर्क किस में दी जाती है, मेंडामुस में दी जाती है। ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल अगर कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है या पब्लिक ऑफिस के काम नहीं करता है तो उसके लिए मेंडामुस ये रिट इशू कर दी जाती है, जिसके अकॉर्डिंग वो उसको क्या देती है, वार्निंग देती है कि आपको अपने वर्क परफॉर्म करना है। तीसरा होता है प्रोहिबिशन, ये प्रिवेंट करती है। ये कौन करता है, हायर कोर्ट जो होती है वो लोअर कोर्ट को प्रिवेंट करती है कि ये आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, आप इस पर कोई आप सुनवाई मत कीजिए या फिर इस केस को आप परफॉर्म मत कीजिए। फिर चौथा होता है सर्टियोररी। सर्टियोररी इसी का एक्सटेंशन है, जिसमें प्रिवेंट भी करता है, क्योर भी करता है। क्योर भी करता है मतलब कि हायर कोर्ट जो होता है वो लोअर कोर्ट को परमिशन देता है कि आप इस केस को यहीं रोक दो, प्लस साथ में इसको हमको ट्रांसफ़र कर दो और हम इसको सही कर देंगे। तो सर्टियोररी का मतलब ये होता है। क्योरेंटो में क्या होता है, ये पब्लिक ऑफिशियल जो एलिजिबल नहीं है किसी पोस्ट के लिए उनके लिए करता है। कि कोई पर्सन है, जैसे मान लो वो IAS की पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं है, मतलब कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ऐसा कुछ है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, क्योरेंटो इशू कर सकती है कि वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप उसको उस पोस्ट से हटाइए। तो ये 4-5 रिट्स होती है, इनको आप याद रखिएगा। हेबियस कॉर्पस, टू हैव बॉडी ऑफ, इसका मतलब होता है। मेंडामुस का मतलब होता है वी कमांड। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रीवेंट। सर्टियोररी का मतलब होता है प्रीवेंट प्लस क्योर। और क्योरेंटो का मतलब होता है नॉट एलिजिबल। ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में हम इनको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किसके लिए इशू की जाती है, किसके लिए इशू नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए
अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आता है तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किया है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको अगर तमिलनाडु हिस्ट्री की समरी देखनी है तो आप मेरे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है MPPSC के एग्ज़ाम के लिए, UPSC के एग्ज़ाम के लिए, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तमिलनाडु की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उस बुक से, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और ये पॉलिटी की रिवीजन सीरीज़ तो चल रही है, और ये MPPSC के एग्ज़ाम के लिए चल रही है, तो आप इसके लिए फॉलो कर सकते हो। MPPSC में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी से रिलेटेड, अगर आपने ये सीरीज़ देख ली तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।